दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राजन इकबाल और खूनी खेल। ये राजन इकबाल की एक्शन और जासूसी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। राजन इकबाल और खूनी खेल। गांधी कुष्ठ आश्रम। राजन इकबाल का नियम था कि हफ्ते में प्रत्येक इतवार को वे दोनों शहर में कोडियों के लिए बनाए गए आश्रम में जरूर जाते थे। वे उनके खाने के लिए ढेरों सामान साथ ले जाते थे और सारे दिन आश्रम में ठहरकर कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा करते थे। आज इतवार था और हमेशा की तरह राजन इकबाल कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए खाने का सामान लेकर आश्रम पहुंचे हुए थे। राजन इकबाल, तुम दोनों हर हफ्ते यहाँ सामान देकर जो उपकार इन दिन लोगों पर करते हो, मैं उसके लिए तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। अरे नहीं मैनेजर साहब, यह तुम्हारा कर्तव्य है, बल्कि हर इंसान का ये फर्ज है कि वह दीन दुखियों का दुख दर्द बांटे। अब कृपया आप बाहर खड़ी गाड़ी में से सामान उतरवा लीजिए। तब तक मैं और इकबाल रोगियों से मिल लेते हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी सामान उतरवाने का इंतजाम करता हूँ। किसी ने कल फोन करके एक पूरी गाड़ी सामान गुप्त दान में देने की इच्छा बताई थी, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकूंगा। आई एम सॉरी, मुझे सामान का इंतजाम करना है। इस बात की आप बिल्कुल चिंता न करें, हम लोग खुद जाकर मिल लेंगे। आप काम संभालिए। आओ राजन साहब, एक ट्रक वाला आया है, कहता कि यह सामान आश्रम के लिए है और उसने आपको फोन कर दिया था। ओह हाँ, तुम ट्रक अंदर आने दो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। कहो रामदीन काका, कैसे हो? बस बेटा, तुम जैसे लोगों के सारे जीवन कट रहा है। अब तो तुम काफी स्वस्थ दिख रहे हो। दूसरी ओर आश्रम का चौकीदार ट्रक को आश्रम के भीतर मैदान में खड़ा करवा रहा था। देखो, इस सामान को उतारने वाले आदमी मेरे ट्रक में ही मौजूद है। हम खुद यह सामान उतार देंगे, तुम सिर्फ जगह बता दो जहाँ सामान उतारना है। सामान यहीं उतार दो। ड्राइवर ट्रक के पिछले हिस्से की ओर गया। चलो भाई, सामान लेकर नीचे उतरो होशियारी से। ड्राइवर के इतना कहते ट्रक के पिछले हिस्से से कई बंदूकधारी नीचे कूद पड़े और भून डालो सबको, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तर तर तर, हाय मरा आह। और फिर तो जैसे चारों तूफान सा आ गया। हाय मरा आह, तर तर रेट रेट, हाय मार डाला। तभी ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट किया और चारों बदमाश दौड़ते हुए ट्रक के पिछले भाग में जा चढ़े। ट्रक ने तेज से मोड़ काटा और पूरे आश्रम में गोली की आवाज से भगदड़ सी मच गई थी। राजन इकबाल ने भी जैसे ही गोली की आवाजें सुनी, वे तेजी से बाहर की ओर लपके। हे भगवान, यह क्या नर्थ हो गया? लगता है यहाँ गोली चलाकर बदमाश ट्रक में बैठकर फरार हो रहे हैं। तुम फौरन पुलिस को सूचना दो, मैं इनके पीछे जाता हूँ, जल्दी करो। ओह इकबाल, बाहरी आवाजें कैसी थी? इतनी भगदड़ भगदड़ क्यों मची हुई है? मैनेजर साहब, आप खुद जाकर बाहर मैदान में देख लीजिए, सब कुछ समझ आ जाएगा। तब तक मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, देखिए मैं इकबाल बोल रहा हूँ। यहाँ गांधी कुष्ठ आश्रम में एक दुर्घटना हो गई है। आप फौरन एम्बुलेंस और फोर्स के साथ आ जाइए। मैनेजर जल्दी जल्दी कदम उठाता मैदान में पहुंचा। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसी ने इन बेचारे रोगियों को गोलियों से भून डाला। मैं पुलिस को इस नरसंहार की सूचना दे आया हूँ। उफ, कैसा गणित काम किया नर पिशाचों ने। और कुछ ही देर में पुलिस फोर्स में एम्बुलेंस के आ पहुंची। वी वी घायलों को एम्बुलेंस में चढ़ाया जाने लगा और पुलिस अपने काम में व्यस्त हो गई। इकबाल ने इंस्पेक्टर को पूरी बात बताई। सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, हम, यानी कि सब काम बहुत सोची समझी से योजना बनाकर किया गया है। सामान लेने के बहाने जो ट्रक यहाँ लाया गया, उसमें हत्यारे छिपे बैठे थे। जाहिर है ऐसा ही हुआ है, पर क्यों? उन्होंने निर्दोष लोगों को क्यों मारा? वैसे राजन उन लोगों के पीछे लगाए, देखते क्या खबर लेकर लौटता है। मेरे विचार से तो ये आतंकवादियों का काम है, क्योंकि ऐसा जघन्य हत्याकांड दिन दहाड़े को छोटा मोटा गिरोह नहीं कर सकता। हमें इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। इस बीच घायलों और मृतकों को लेकर एम्बुलेंस और ट्रक रवाना हो गए और फिर कानूनी कार्रवाई के पश्चात पुलिस रवाना हो गई थाने में पहुंचकर। इकबाल, एसपी साहब ने भी अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें तुम्हें भी शामिल होना है। आओ चलो। मीटिंग में शहर में हुए इस भयानक हत्याकांड में लगभग 20 लोग मारे गए हैं और चार और पुलिस की बुराई हो रही है। हमें ऊपर से आदेश मिला कि जैसे भी हो, हमें इन मुजरिमों को तुरंत पकड़ना है।
मुझे पता लगा है कि राजन इस गिरोह के पीछे गया था, मगर अभी भी उसका कोई संदेश हमें नहीं मिला है। यस सर, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह किसी साधारण अपराधी का काम नहीं है। यह किसी बहुत ही संगठित और बड़े गिरोह का काम है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ इकबाल, मगर सोचने की बात यह है कि उन्होंने निर्दोष कोड़ियों के आश्रम को ही अपना निशाना क्यों बनाया। बीमार और अपाहिज लोगों से उनकी क्या दुश्मनी थी। लीजिए, राजन भी आ गया। आओ भाई बैठो। हम अभी अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। बताओ, क्या खबर लाए हो उन उन बदमाशों की। एसपी साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि वो बदमाश मेरे हाथ से निकल गए। शायद उन्हें मेरे द्वारा पीछा करने का आभास हो गया था, और फिर ट्रक में से गोली चलाकर उन्होंने मेरी कार का अगला टायर बेकार कर डाला था। और इसका मतलब वो लोग बहुत ही होशियार हैं। हम तो समझ रहे थे तुम कुछ काम की खबर लाओगे और हमें आज ही इस केस को हल कर लेंगे। मुझे यह केस इतना आसान नहीं लगता एसपी साहब। खैर, मैं यह केस तुम दोनों के सुपुर्द करता हूँ। तुम दोनों ने पहले भी कई पेचीदा केस हल किए हैं। इंस्पेक्टर बलबीर तुम दोनों की सहायता करेंगे। तभी फोन बज उठा। गर गर। हेलो। ओह क्या। ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। सर, नावल्टी सिनेमा के पास दो अपाहिज भिखारियों को गोली से उड़ा दिया गया है। हत्यारे हत्या करके कार में फरार हो गए। ओह ठीक है, तुम फौरन वहां पहुंचो। और फिर अगले दिन अखबार और टीवी पर एक ही खबर प्रमुख थी। गादी कुष्ठ आश्रम में जघन्य हत्याकांड, 20 मरे। और फिर धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। राजन इकबाल ने जीत और मेहनत की, मगर उन्हें कोई भी सूत्र हाथ नहीं लगा। इस बीच शहर में लगातार हत्या का सिलसिला जारी रहा। एक सुबह राजन इकबाल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बलबीर से बात कर रहे थे। न जाने ये खतरनाक हत्यारे कहाँ से आते हैं। हत्यारे हत्याएं करते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। भगवान जाने इन्हें जमीन निगल जाती है या आसमान। ये दुष्ट सुराग तक नहीं छोड़ते। हफ्ते भर में लगभग 100 हत्याएं हो चुकी हैं, और सभी अपंग कोड़ियों और लाचार लोगों की हुई है, या फिर ऐसे बीमार लोगों को निशाना बना गया है जो ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित थे जिसका कोई इलाज नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो राजन। गांधी कुष्ठ आश्रम से लेकर कल रात तक जितनी भी हत्याएं हुई है, वह सब तुम्हारे के अनुसार ऐसे लोगों की हुई है। अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मरा जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा हो। मुझे तो लगता है कि यह किसी ऐसे गिरोह का काम है जिसकी इन अपंग अपाहिजों से दुश्मनी है। फिर तो इनका अगला निशाना भी कोई ऐसा ही स्थान होगा जहाँ पर ये लोग आसानी से इनकी हत्या कर सके। मगर हम इतने बड़े शहर में उनको कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं। और फिर पूरे शहर की निगरानी के लिए हमारे पास पुलिस फोर्स भी कम है। इन हत्यारों के पास हथियार भी बहुत आधुनिक है। इसलिए हमें सावधान रहकर ही अपना काम करना होगा। मेरे विचार में तो हमें बेस बदलकर अलग अलग जगहों पर निगरानी करनी चाहिए जहाँ की इनके मिलने की संभावना हो। तुम क्या कहते हो राजन। वहीं जो तुम कह रहे हो। अरे वाह। अखबार में लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री छेदीलाल कल शहर में एक सभा में भाग लेंगे जहाँ पाइजों और विकलांगों की सहायता के लिए जरूरी सामान भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। कहीं तुम्हारा मतलब यह तो नहीं कि हत्यारे मंत्री छेदीलाल की सभा पर आक्रमण कर सकते हैं। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि सभा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का ऐसा कड़ा प्रबंध किया जाता है कि चिड़िया भी वहां नहीं फटक सकती। मैंने केवल एक संभावना बताई है। फिर भी कल 11 बजे सुबह हम दोनों वहां जरूर जाएंगे, और आप भी हमें वहां मिलिएगा। और फिर अगले सुबह स्वास्थ्य मंत्री छेदीलाल की सभा में राजन इकबाल भेष बदलकर पहुंच चुके थे। एक व्हील चेयर पर राजन बैठा था, जबकि उसके पीछे इकबाल खड़ा था। इंस्पेक्टर बलबीर भी भीड़ का एक अंग बनकर चारों ओर सतर्क निगाहों से देख रहा था। भाइयों और बहनों, आप सब लोग हमारे समाज के एक अंग हैं। हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे, पर आपको भी अपने दिल से यह हीन भावना निकालनी होगी कि आप असहाय हैं, अपंग हैं। मुझे तो अभी तक कोई संदिग्ध बात दिखाई नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी सुरक्षा देखकर हत्यारों की आने की हिम्मत न हुई हो। तुम जरा यहीं ठहरो। तुम्हारे दाईं ओर खड़ा वह दड़ियल जो बैसाखी के सारे खड़ा है, मुझे संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है। वह मंत्री जी के भाषण में दिलचस्पी न लेकर बड़ी देर से इधर उधर सतर्कता पूर्वक देख रहा है। मैं इसे चेक कर लूं। अचानक दाढ़ी वाला व्यक्ति बीड़ी को और घुमा। उसने अपने कंधे पर लटके झोले में हाथ डाला।
और एक बम निकालकर भीड़ की ओर तेजी से उछाल दिया। तभी इकबाल, जो कि दाढ़ी वाले व्यक्ति की ओर आ रहा था, उछला और बम हवा में ही लपक लिया। ओह, इसने तो भीड़ पर बम फेंक दिया। इकबाल ने तेजी से वह बम दूर मैदान में खाली शैतान की ओर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर धुआं फैल गया। बूम! धमाके की आवाज के साथ ही चारों ओर भगदड़ मच गई। सारा मैदान लोगों की चीख पुकार से भर गया। भागो भागो! भगदड़ का फायदा उठाकर दाढ़ी वाला व्यक्ति भागने के लिए बढ़ा। अपनी बैसाखी को एक और फेंककर वह जैसे ही दौड़ने लगा। इकबाल ने जमीन पर ही करवट बदली और टांग फंसाकर उसे चारों खाने चित कर दिया। आह! भागने से पहले अपना नाम तो बताओ तेजाब प्यारेलाल। इससे पहले कि दाढ़ी वाला व्यक्ति संभल पाता, इकबाल ने एक जोरदार गुस्सा उसके मुंह पर दे मारा। भ्यूम! हाय मार डाला और फिर एक शानदार किक उसके पेट में रसीद कर दी। ये ले कमीने, अपनी कमीनी हरकत की कीमत। आह! अपने साथी को पिटता देख दाढ़ी वाले व्यक्ति का साथी, जो कि सभा स्थल पर नजदीक नजदीक ही था, तुरंत इकबाल की ओर बढ़ा। न जाने कहां से उसके हाथ में एक पिस्तौल दिखाई देने लगी। अभी वह निशाना लगा ही रहा था कि इस सारी कार्रवाई को देखने के बाद राजन व्हील चेयर से उठा और अपनी चेयर तेजी से धक्का देकर पिस्तौल वाले व्यक्ति की ओर धकेल दी। और फिर जैसे ही चेयर उस बदमाश के पेट से टकराई, ओह मरा! बदमाश की पिस्तौल दूर जा पड़ी। उफ! मार डाला। तब तक राजन उसके निकट पहुंच चुका था। पास पहुंचकर राजन ने उस पर ताबड़तोड़ गुस्से बरसाने शुरू कर दिए। दौड़! बाप रे, मर गया रे! कुछ ही देर में बदमाश जमीन पर पड़ा करार रहा था। देश से गद्दारी करने वालों का ऐसा ही हाल होता है। तभी इंस्पेक्टर बलबीर और अन्य सिपाही वहां पहुंचे और दोनों बदमाशों को हथकड़ी पहनाकर पुलिस की बख्तरबंद वैन में डाल दिया गया। सारी घटनाएं इतनी तेज से घटी थी कि इंस्पेक्टर बलबीर स्वयं हैरान थे। शाबाश राजन इकबाल, आज एक बड़ी दुर्घटना होने से रोक ली तुम लोगों ने। यह समय इन सब बातों के करने का नहीं है। आप हेडक्वार्टर पहुंचे और इन गद्दारों की जुबान खुलवाने की कोशिश कीजिए। कुछ देर बाद राजन इकबाल पुलिस हेडक्वार्टर जा पहुंचे और फिर टॉर्चर रूम के अंदर। इससे पहले कि पकड़े गए दोनों बदमाशों की खबर उनके गिरोह को मिले, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो राजन। हाय, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। दौड़ दौड़! छोड़ देंगे, पर पहले ये तो बता कि तू किसके लिए काम करता है। तेरा बॉस कौन है? मैं कुछ नहीं जानता। ओह डिशुम! दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले कमीने, तेरा तो बाप भी बताएगा। ये ले। बस करो, बस करो। मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मुझे और मत मारो। अब आए ना सही रास्ते पर। अगर इस बात का ध्यान मगर इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी बताई जानकारी गलत निकली तो फिर तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। अपना नाम बताओ। मेरा नाम रघु है। हमें सारे आदेश और हथियार होटल इंपीरियल के कमरा नंबर 203 से प्राप्त होते हैं। वहीं हमें अपने काम का सारा रुपया भी प्राप्त होता है। मगर हमने आज तक कभी भी उस कमरे में किसी आदमी को नहीं देखा। जब भी हम उस कमरे में जाते हैं तो अगली बार की मुलाकात का समय और दिन के बारे में एक कागज पर निर्देश लिखे मिलते हैं। हम अपनी सारी रिपोर्ट एक कागज पर लिखकर वहां रख देते हैं और अगला निर्देश लेकर आ जाते हैं। मगर तुम यह तो जानते होगे कि कोड यूरोपाइजों को मारने का आदेश ही तुम्हारा बॉस क्यों देता है? क्योंकि शहर में पिछले दिनों जितनी भी हत्याएं हुई हैं, सभी ऐसे ही लोगों की हुई है। हमें जैसा करने का निर्देश मिलता है, हम वैसा ही करते हैं। इससे अधिक हम कुछ नहीं जानते। तो तुम केवल इतना ही बताओ कि मंत्री छजीलाल की सभा में हंगामा करने के बाद तुमने होटल इंपीरियल के कमरा नंबर 203 में कब पहुंचना था? आज शाम 5 बजे। रजन इकबाल, मेरे विचार में हमें होटल इंपीरियल पर फौरन ही छापा मारना चाहिए। हो सकता है कि मुख्य अपराधी वहीं कहीं छिपा हो। नहीं, मुझे यह सब इतना आसान नहीं लगता। अपराधी कोई बहुत ही चालाक और तेज दिमाग का आदमी है। वो इतनी मूर्खता नहीं करेगा कि होटल के कमरे में अगला निर्देश रखने स्वयं आए। फिर भी अभी 5 बजने में 1 घंटा बाकी है। मैं और इकबाल होटल जाएंगे और आप यहाँ रहकर हमारे संदेशों का इंतजार कीजिए। फौरन छापा मारने से अपराधी सावधान हो सकता है। हमें हर कदम पर सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तुम दोनों फौरन होटल पहुंचो। उसके कुछ ही समय बाद राजन इकबाल की मोटरसाइकिल
हवा से बातें करते हुए होटल इंपीरियल के बाहर रुकी। आओ अंदर चले। अगर रघु की बात ठीक निकली तो हो सकता हमें इस केस में कुछ मदद इस होटल से मिले। स्वागत कक्ष में देखें, हमारे एक दोस्त आपके होटल के कमरा नंबर 203 में ठहरे हुए हैं। क्या वो इस समय अपने रूम में है? जी नहीं, अक्सर वो बहुत कम ही यहाँ आते हैं और आने के थोड़ी देर बाद ही चले जाते हैं। अरे लीजिए, आपकी किस्मत से वो आ ही गए। मिस्टर जोसेफ लिफ्ट की ओर जा रहे हैं। थैंक यू मैडम। जैसे ही जोसेफ लिफ्ट में सवार हुआ, राजन इकबाल दोनों तेज से सीढ़ियां चढ़ने लगे। जल्दी करो इकबाल, हमें यह मौका चूकना नहीं है। ऊपर पहुंचकर दोनों गैलरी में खड़े हो गए। जोसेफ ने जेब से चाबी निकाली और रूम नंबर 203 का ताला खोलकर अंदर चला गया। अब इससे पहले कि वह कमरे में से बाहर निकले, हमें अंदर जाकर उसे घेर लेना चाहिए। ठीक है, मैं जाकर दरवाजा खटखटाता हूँ। राजन ने रूम नंबर 203 का दरवाजा खटखटाया। कौन है? मैं रघु हूँ साहब, दरवाजा खोलिए। ठक ठक। जैसे जोसेफ ने दरवाजा खोला, राजन का एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे से टकराया। फिर इससे पहले कि जोसेफ संभले, राजन इकबाल जल्दी से उसके कमरे में दाखिल हो गए। आह, क्या गुस्सा मारा कमबख्त ने। मगर जैसे उन्होंने कमरे में नजरें दौड़ाई, वहां कई हथियारबंद बदमाशों को मौजूद पाया। हा हा हा, खा गए ना कच्चा बच्चू। हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली, कई दिनों से तुम्हारी निगरानी करवा रहे हैं, आखिर फंसी गए हमारे जाल में। अब जान की खैर चाहते हो तो चुपचाप खड़े हो जाओ, वरना। कुछ ही देर बाद राजन इकबाल को बेबस कर उन्हें फर्श पर डाल दिया गया। बड़े तीस मार खा बनते थे ना तुम। हमें पता था कि तुम आओगे, इसलिए हमने पहले से तुम्हारा इंतजाम सोच रखा था। मगर तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हारे आदमी पकड़े गए हैं? यह खबर तो पुलिस के अलावा अभी तक किसी को भी मालूम नहीं थी। हमारे बॉस के आदमी हर जगह है। तुम क्या समझते हो कि पुलिस के सभी अधिकारी ईमानदार हैं? और अब कोई बात नहीं करना, हमें तुम बातों में उलझाकर समय नहीं बिता सकते। बहुत जल्दी तुम्हें बॉस के सामने पेश किया जाएगा। मगर तू नहीं जानता कि इस होटल को पुलिस ने घेर रखा है। हाँ, हमें मालूम है मुन्ना कि तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। बेहोश कर दो इन दोनों को। राजन इकबाल की कोई भी तरकीब कामयाब नहीं हो पाई। बेहोश करने के बाद उनको एक कार में लाद कर बदमाश वहां से रवाना हो गए। लेकिन पुलिस की एक जीप उस कार के पीछे चुपचाप लग चुकी थी। जब राजन इकबाल की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी कोठरी में पाया। ओह, न जाने ये लोग हमें कहाँ ले आए हैं। हमें इंस्पेक्टर बलबीर की बात मान लेनी चाहिए थी। अगर हमने होटल पर छापा मारा होता तो सभी बंदूकधारी और जोसेफ हमारे कब्जे में होते। ये समय इन बातों को करने का नहीं। यदि पुलिस का कोई गद्दार अधिकारी इनके साथ मिला हो तो हम खुद को दोषी कैसे मान ले। तभी किसी के कदमों की आठ नजदीक पहुंची। दो बंदूकधारियों ने नजदीक आकर कोठरी का दरवाजा खोला। चलो, बॉस ने तुम दोनों को याद किया है। एक गुफा जैसे बड़े हॉल से गुजार कर उन्हें उस जगह लाया गया जहां बहुत से आदमी मौजूद थे। वे सब कई ट्रकों से हथियार से भरी भारी भारी पेटियां उतार रहे थे। तत्पश्चात उन्हें एक छोटे से हॉल में लाया गया जहां पर एक मोटा व्यक्ति हाथों में सिगार थामे बैठा था। आओ आओ मेरे मिट्टी के शेरों, तुम दोनों हमसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे ने। तुम्हारी शक्ल तो जानी पहचानी सी लग रही है। ओ हाँ, अब याद आया। आज से 5 साल पहले तुम शहर के एक बहुत बड़े समाज सेवक माने जाते थे। तुम सेठ बलवंत राय हो ने, जो आज से 5 साल पहले समाज सेवा के नाम पर इकट्ठा किया हुआ लाखों रुपए लेकर फरार हो गया था। कमीने बलवंत राय, तूने समाज सेवक होकर ही समाज से धोखा किया। हाँ, मैं वही बलवंत राय हूँ राजन इकबाल। तुम शायद नहीं जानते कि आज मेरे पास उन्हीं लाखों रुपए के कारण कितनी दौलत है। कई देश मुझे मेरी मुंह मांगी फीस देकर अपना काम करवाने को तैयार रहते हैं। ओ तो तुम साथी बदमाश बन चुके हो। तभी शहर भर में तुम्हारा आतंक का साया मंडरा रहा है। पूरे शहर में तुम अपाइजों और कोडियों की लाशें बिछाते फिर रहे हो। तुमने जिन लोगों के नाम पर पैसा इकट्ठा किया, उन्हीं की हत्या करनी शुरू कर दी। आगे तुम अपंगों और कोडियों से इतनी नफरत क्यों करने लगे बलवंत राय, जबकि एक समय तुम इनके बहुत बड़े हमदर्द माने जाते थे। हाँ, मैंने उनकी बहुत सेवा की। अपनी जी जान से मैं कोढ़ी और बीमारों की सहायता करता था। मगर आज अपने समाज में फैलती बेरोजगारों और महंगाई देखकर
मेरा दिल दहल उठा। मुझे ख्याल आया कि जो पैसा हम इन लोगों पर खर्च कर रहे हैं वो दूसरे लोगों की खुशहाली पर क्यों न खर्च किया जाए। बीमारों की दवा और देख रेख पर हम लोग बेइंतहा पैसा खर्च कर रहे हैं। मगर हमने कभी अपने समाज के भले चंगे लोगों पर ध्यान नहीं दिया कि रोटी के अभाव में वे कितने दुखी हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं समाज से ऐसे लोगों को बिल्कुल खत्म कर दूंगा, ताकि पैसे की बर्बादी रोकी जा सके। पहले यह शहर, फिर दूसरे शहर, और इस तरह धीरे धीरे पूरे देश से मैं इनका सफाया कर दूंगा। ओह, लगता तुम पागल हो चुके हो जो ऐसी बात सोचते हो। आखिर तुम ये सब करने वाले कौन होते हो? अगर अच्छा काम करना है तो उसे करने के लिए दूसरे बहुत से तरीके हैं। मेरी बात मानो, यह खूनी खेल बंद करो। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने जो निश्चय किया है उसे पूरा करके ही दम लूंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। ले जाकर बंद कर दो इन दोनों को। इनको भी बाद में ठिकाने लगा दिया जाएगा। दोनों बंदूकधारी राजन इकबाल को लेकर वापस कोठरी की ओर चल दिए। जैसे दोनों बड़ी गुफा में पहुंचे, इकबाल पेट पकड़कर फर्श पर गिर पड़ा। हाय मरा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, ये तो तड़पने लगा। एक बंदूकधारी जैसे इकबाल पर झुका। इकबाल की जोरदार लात उसके सिर पर पड़ी। इस बीच राजन ने दूसरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ओह ओह, ठोक। इससे पहले कि दूसरा बंदूकधारी कुछ संभल पाता, राजन ने उसके सिर को एक जोरदार झटका दिया और गर्दन तोड़ डाली। तब तक इकबाल भी पहले बंदूकधारी को ठिकाने लगा चुका था। राजन इकबाल ने दोनों को एक खाली कोठरी में डाल दिया और उनके हथियार अपने कब्जे में कर लिए। यह तो ठिकाने लगे। इनकी गन संभाल लो इकबाल। हमें हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। डोंट वरी, मैं तो पहले से तैयार हूँ। उधर होटल इंपीरियल से राजन इकबाल का जीप से पीछा करते हुए इंस्पेक्टर बलबीर शहर के बाहर वाली पहाड़ियों में इंतजार कर रहे थे। अभी तक राजन इकबाल ने कोई संदेश नहीं दिया। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। मुझे भी उनके पीछे पहाड़ी में छिपे गुप्त अड्डे पर जाना चाहिए। इंस्पेक्टर बलबीर अभी सोच ही रहे थे कि तभी पेड़ों के बीच छिपी उनकी जीप में वायरलेस पर संदेश आने लगा। बीप बीप। उधर राजन इकबाल गुफा में से आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें कमरे पर लगा बोर्ड दिखाई दिया। अरे वाह, यह तो कंट्रोल रूम है। हमें यहाँ घुसकर सबसे पहले इंस्पेक्टर बलबीर को अपनी स्थिति की सूचना दे देनी चाहिए। आओ। राजन ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और कंट्रोल रूम में बैठे एकमात्र ऑपरेटर की गर्दन पर जोरदार वार किया। छटाक। और फिर तुरंत ही ट्रांसमीटर पर संपर्क स्थापित करने लगा। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर बलबीर, राजन हियर। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जीप से सिग्नल की आवाज आती सुनकर इंस्पेक्टर बलबीर ने रिसीवर संभाला। दूसरी ओर राजन था। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर बलबीर, राजन हियर। मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। और फिर राजन ने पूरी बात इंस्पेक्टर बलबीर को विस्तार से कह सुनाई। फौरन फौरन अधिकाधिक फोर्स मंगवा लीजिए। तब तक हम बलवंत राय का हालचाल जानने की कोशिश करते हैं। एक भी अपराधी बचकर भागना नहीं चाहिए। कंट्रोल रूम से निकलकर दोनों जासूस बलवंत राय के हॉल के बाहर पहुंच गए। चूंकि दोनों बंदूकधारियों की पोशाक पहने थे, अतः किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। दोनों हॉल के मुख्य द्वार से लगकर अंदर से आती आवाजें सुनने लगे। कल शहर के सबसे पुराने अस्पताल में एक एड्स के रोगी को एक एड्स के रोगी को ठिकाने लगाना है। जोसेफ को बुलवाओ ताकि वह पूरी योजना समझ ले। और कल शाम अंधों के आश्रम पर भी धावा बोलना है। यस बॉस, अभी बुलाता हूँ जोसेफ को। इससे पहले कि कोई बाहर आता, राजन इकबाल ने फुर्ती से दरवाजा खोला और अंदर जाकर अपनी मशीन गने बलवंत राय और उसके दोनों गार्डों पर तान दी। खबरदार, अगर जरा भी हिलने की कोशिश की तो तुझे अपाहिज बना दूंगा बलवंत राय। तो तुम दोनों कैसे छूट गए? खैर, तुम यहाँ से बचकर जिंदा नहीं जा पाओगे। जरा पीछे तो देखो। इस पुरानी तरकीब में हम फंसने वाले नहीं है। हम पीछे देखे और तुम मौका देकर हम पर सवार हो जाओ। मगर बलवंत राय झूठ नहीं बोल रहा था। पीछे पिस्तौल ताने जोसेफ खड़ा था। बलवंत राय इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं। तुम दोनों अपने अपने हथियार फेंक दो। दूसरी ओर इंस्पेक्टर बलबीर बहुत बड़ी मात्रा में फोर्स को बुलवा चुका था।
और धीरे धीरे पुलिस ने बलवंतराय के अड्डे के चारों ओर से घेर लिया। पुलिस बहुत सावधानी से अड्डे के अंदर प्रवेश करने लगी। दूसरी ओर बलवंत राय, हमें अपनी जान की चिंता नहीं है। हम मर जाएंगे मगर मरने से पहले तेरा सर्वनाश करके ही जाएंगे। मैंने तुम जैसे बहुत से शेखीबाज देखे मैंने तुम जैसे बहुत से शेखीबाज देखे हैं। तुम्हारी मौत आ पहुंची, तुम शीघ्र ही मरोगे। दोस्तों, इनके डायलॉग सुन पढ़कर हंसी आ रही मुझे तो। पर तभी बाहर एक जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम। राजन इकबाल के अतिरिक्त सभी चौंक पड़े। अरे यह धमाका कैसा है? फिर इससे पहले कि हैरान हो रहे गार्ड जोसेफ और बलवंत राय कुछ समझे, राजन इकबाल उन पर बिजली की तरह टूट पड़े। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, दौड़। हाय। बार पुलिस ने इंस्पेक्टर बलबीर के नेतृत्व में अड्डे पर धावा बोल दिया था। पुलिस के जवान पोजीशन लेकर फायरिंग कर रहे थे। तुर तुर तुर, धौएं, मरा। भागता कहाँ कमीने, अब तू नहीं बच सकता। नहीं। अपने भगवान को याद कर ले बलवंत राय। नहीं, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें बहुत सा पैसा दूंगा, मुझे माफ कर दो। दूसरों की मौत का तूने बहुत तमाशा देखा, आज मैं खुद तुझे लूला लंगड़ा बनाऊंगा। ये ले, तर तर। राजन की गन से निकली गोलियां बलवंत राय की दोनों टांगों में घुस गई। बोल, अब कैसा लग रहा तुझे? मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। नहीं राजन, छोड़ना नहीं। इसे यह जिंदा रहने के काबिल नहीं राजन, छोड़ना नहीं इसे। यह जिंदा रहने के काबिल इंसान नहीं। गुस्से से राजन का समूचा जिस्म कांप उठा। धोखेबाज इंसान, तूने न जाने कितने निर्दोष लोगों के लहू से होली खेली है। आज हम तेरी जिंदगी का अंतिम फैसला सुनाई देते हैं। तो नहीं। तभी गोलियों की आवाज़ सुनकर कुछ गार्ड हॉल में पहुंच गए, मगर राजन इकबाल ने उन्हें भी अपनी गन से ठंडा कर दिया। तर हाय मरा, ये ले कम वक्त, ये लो कम वक्त हो। हाय। इधर बार पुलिस भी सभी अपराधियों से तेजी से निपट रही थी। जिन अपराधियों ने भागने की कोशिश की, उन्हें गोली मार दी गई थी। शेष गिरफ्तार कर लिए गए थे। पुलिस के जवानों ने अड्डा पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। धड़ोम। अरे राजन, तुम दोनों तो ठीक हो ने? हम बिल्कुल ठीक है इंस्पेक्टर अंकल, लेकिन अफसोस, इस कांड के मुख्य अपराधी को आप जीवित नहीं पकड़ पाएंगे। वह हमारी गोलियों से मारा गया। ऐसे खूनी खेल खेलने वाले हत्यारे को इससे कम सजा मिलनी भी नहीं चाहिए थी। हमने बाकी सभी अपराधियों को पकड़ लिया है, आओ चलें। अगले दिन अखबार राजन इकबाल की प्रशंसा से भरे हुए थे। खतरनाक खूनी का खेल समाप्त। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और मुझे तो एक कॉमेडी कॉमिक्स भी लगी थी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।